दोस्तों, संघर्ष की दास्तान की कहानी कई बार बहुत लंबी होती है और कई बार उस संघर्ष का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है, उसे आने में बहुत समय लग जाता है। और कई बार तो ये होता है कि हमने ड्रीम कुछ और किया होता है, लेकिन हमारा ड्रीम जो पूरा होता है वो एक सर्टेन एज के बाद जाके पूरा होता है, जहाँ पर जाकर कई बार लोग अपने सपने को छोड़ देते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाएंगे जिन्होंने अपने सपने को छोड़ा नहीं। उस टाइम पे जब उन्होंने वो सपना देखा, शायद उसको पूरा करने का मौका तब नहीं मिला, लेकिन बाद में उनको मौका मिला और जब मिला तो उसके लिए उन्होंने एक इतिहास रचा। तो ऐसी ही जुझारू लड़की की आज हम आपको दास्तान सुनाएंगे, उन्हीं की जुबानी। तो मिलवाते हैं आपको मास्टर एथलीट संध्या से, जिन्होंने इंटरनेशनल में अभी हाल ही में 2 मेडल जीते हैं। तो कैसा रहा उनका अभी तक का सफर, और ये इस स्टेज पे जाके क्यों हुआ, कॉलेज या स्कूल टाइम पे क्यों नहीं हो पाया, क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या उसके पीछे किस्से थे, क्या कहानियां थी, तो सब कुछ जानेंगे संध्या से। संध्या जी, वेलकम। थैंक यू जी। संध्या, आप मास्टर एथलीट हैं। पहले तो ये बताइए कि मास्टर एथलीट और नॉर्मल एथलीट्स में फ़र्क क्या होता है? देखो, जो नॉर्मल एथलीट होते हैं, एथलेटिक जो है वो एज कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। जी। इसमें जो एथलेटिक पर्सन है, एथलीट है, वो 10 साल से शुरू हो जाते हैं कॉम्पिटिशन्स ठीक है। एंड अप टू ये चलते हैं। अगर ओपन कैटेगरी, एक होती है स्कूल कैटेगरी, एक होती है इंटर कॉलेज कैटेगरी। जी। टिल कॉलेज तक अगर लेके चलो तो टिल 25 एज तक रहता है ये। ओके। एंड उसके बाद वो होते हैं ओपन कैटेगरी में। ठीक अब है। जो मास्टर्स कैटेगरी है वो 30 साल से स्टार्ट होती है। तो यू आर अबव 30, यस। बट आप लगते नहीं हो। ठीक है। एंड जैसे इसमें 30 साल से शुरू होते हैं और इसमें जो लास्ट एज होती है, अगर आप 100 के हो, आप खेल सकते हो। हम्म। इवन काफ़ी ऐसे मास्टर इसमें जो हमारे पुराने लेजेंड्स रह चुके हैं, हम्म। जैसे हमारे पंजाब के थे बीबी मानकौर, 102 साल की एज में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। जी, फौजा सिंह जी हैं। हाँ, 98 ईयर्स के हैं, हाँ। अभी भी भागते हैं। तो मतलब उनसे इंस्पायरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए वो मेरी इंस्पिरेशन है हम्म। कि अगर एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीबी मानकर और जो आपने बताया सर, वो है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरी तो एज कुछ भी नहीं है अभी। हम्म। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी मेरी स्कूल टाइम की पे। हम्म। स्कूल में जैसे हम, मेरा ब्रदर, जो मेरे 2 ब्रदर हैं। हम्म। पहले मैं फैमिली के बारे में बता देती हूँ हम्म। अपने। मेरे घर में मेरे मम्मी-पापा और मेरे 2 बड़े ब्रदर हैं। हम्म। सबसे छोटी मैं हूँ। हम्म। जो मेरे से बड़े वाले ब्रदर, हम्म। वो उस टाइम पे बॉक्सिंग करते थे। ठीक से। एंड फिर उनको, वो भी मेरे को साथ में लेके गए कि चलो स्पोर्ट्स में इसको एडमिट करवाते हैं। एंड तो उन्होंने मेरी एथलेटिक में एडमिशन स्टार्ट करवाई। एंड एथलेटिक से, अब स्कूल टाइम पे तो इतना सीरियस नहीं होता बच्चा। हम्म। खेला भागा, ठीक है, खेल मतलब खेल-खेल में भाग लेते हैं। बट एथलेटिक्स तो वो कहते हैं ना कि हर गेम का फाउंडेशन है। हाँ, आपका स्टेमिना तो जो है वो एथलेटिक्स में जाके ही बिल्ड होता है। रनिंग तो बिल्कुल, आपको करनी पड़ेगी, चाहे बिल्कुल, किसी भी गेम बिल्कुल। में आप हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे ब्रदर ने ही मेरे को स्टार्ट करवाई थी। जी। एंड स्कूल टाइम पे इतना सीरियसली हम नहीं खेलते थे। हम्म। जब स्कूल, अब उस टाइम पे क्या था, बोर्ड के क्लासेस होते थे, पेरेंट्स का भी फोकस होता था कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम्म। तो थोड़ा-सा पार्टिसिपेट किया, प्रैक्टिस करी, देन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस होता था। हम्म। स्कूलिंग मेरी खत्म होने के बाद जब मैं गई इंजीनियरिंग लाइन में, मेरा एडमिशन हो गया। ओके। अब इंजीनियरिंग लाइन में थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ा, ज़्यादा स्टडी के ऊपर। डेफिनेटली। ठीक है, अब स्टडी के साथ-साथ में उतना फ़ोकस नहीं हो पाया। इंजीनियरिंग किस पॉलिटेक्निक, चीज में की आपने? मैंने आफ्टर 10th पहले मैंने लिया पॉलिटेक्निक में एडमिशन, हम्म। जो इंजीनियरिंग लाइन में होता है। हम्म। पॉलिटेक्निक के बाद मैंने किया बीटेक। ओके। पॉलिटेक्निक में भी सो-सो ही था, स्कूल में अगर कॉलेज में कॉम्पिटिशन होते थे, हम्म। पार्टिसिपेट करते थे एंड वहाँ पे मेडल आता था। ओके। ठीक है, क्योंकि पुरानी प्रैक्टिस थी हमारी। हम्म। एंड फिर उसके बाद जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया स्पोर्ट्स कोटे में। ओके। बीटेक मेरी है आईटी फील्ड से, हम्म। बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग लाइन से ही है। हम्म। एंड स्पोर्ट्स कोटे से मैंने एडमिशन लिया वहाँ पे। अब असली जर्नी देखा जाए वहाँ से शुरू होती है मेरी। हम्म। क्योंकि अब बैचलर इंजीनियरिंग, सॉरी, अगर हम ग्रेजुएट लेवल के स्टडी कर रहे हैं हम्म। ग्रेजुएशन में, तो अब कहीं न कहीं माइंड भी हमारा बिल्ड हो जाता है। हम्म। सीरियसनेस स्टार्ट हो जाता है। अब कॉलेज में देखते हैं कि कॉम्पिटिशन वगैरह है कैसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल का फोकस रखते हैं। उस टाइम पे मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, हमारे जो मेरे, मतलब आधे होते थे कि स्टडी पे फोकस करो, आधे होते कि नहीं। अब वहाँ पे दोनों फील्ड है, स्टडी भी है, स्पोर्ट्स भी है। मैंने ली स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन। बट जो हमारे
मेरे मेरे हमारे डिपार्टमेंट के हेड वगैरह वो कहते थे कि नहीं स्टडी पे फोकस करो। उन्होंने बहुत मेरे हर्डल बन के रहे वो। बट आपको लगता नहीं है मतलब नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना वो बड़े इजी सब्जेक्ट्स लेते हैं, आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट लेते हैं ताकि पढ़ाई की ज्यादा जोर ना हो, ताकि कॉलेज वाले उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा ना डालें और वो अपने स्पोर्ट्स पे फोकस करें। लेकिन आपने बीटेक क्या सोच के करा अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो? बीटेक ऐसे था कि जैसे मेरी फादर, हम जैसे 90s के बच्चे हैं, ठीक है। 90s उस टाइम पे जनरेशन में यही होता था, या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ। बिल्कुल सही बात ठीक है। तो ब्रदर मेरा भी स्पोर्ट्स लाइन में था। अब फादर ने बोला कि देखो दो चॉइस, या तो इंजीनियर बन जाओ या तो डॉक्टर बन जाओ। तो उन्होंने स्टडी में उनका फोकस था, वो बन गए मेडिकल लाइन में। ठीक है। एंड फिर मैंने देखा कि भाई ने तो मेरे बहुत बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी किताबें पढ़ी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी भाई, चलो इंजीनियरिंग ट्राई कर लेते हैं। और इंजीनियरिंग भी आसान नहीं है वैसे तो। वो भी आसान नहीं है, उसमें देखो इंजीनियरिंग मैथ भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब होता है, बट मुझे नहीं पता मेरे से कैसे होगी कंप्लीट वो। स्पोर्ट्स के साथ में अब जो अगर इंजीनियरिंग लाइन में है तो वो स्पोर्ट्स बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में मेंटली, फिजिकली बहुत बच्चा थक जाता है। तो वो फोकस करे स्टडी के ऊपर या फिर प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि इंजीनियर और मेडिकल वाले हमने सिंगर, म्यूजिशियंस और एक्टर, थिएटर की तरफ जाते तो देखे हैं। हाँ। लेकिन मेरे को नहीं याद आता कि कोई बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा हो और साथ में स्पोर्ट्स की तरफ रखे, तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने दोनों चीजों में पूरी मेहनत करी। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे हम फिजिकली फिट है तो कहीं ना कहीं मेंटली भी फिट कहीं ना कहीं हो जाता है, उस पर मतलब इफेक्ट किया है इस चीज का। तो चलो मेरी इंजीनियरिंग भी खत्म हो गया। अब उस टाइम पे ड्यूरिंग स्टडी बहुत हर्डल्स आए कि टीचर बोलते नहीं पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा आप जैसे अब हाँ, एक चीज मैं और बताती हूँ कि जब मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन ली थी, उस टाइम पे हमारे जैसे इंटर कॉलेज के क्रॉस कंट्री के कंपटीशन होते थे। एंड जाते ही मैंने जब उनका क्रॉस कंट्री का इंटर कॉलेज पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले मेडल आ गया हमारी यूनिवर्सिटी का। जो कॉम्पिटिटर थी, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ट्रॉफी होती है, जाते ही मैंने वो अपनी यूनिवर्सिटी के नाम कर ली। अगर आप 3 साल कंटिन्यू मेडल लेके आते रहे तो परमानेंट उस यूनिवर्सिटी की हो जाती है, उस कॉलेज की हो जाती है। तो कंटिन्यू 3 साल मेरी पॉलिटेक्निक के बाद 3 साल मेरी बैचलर थी। 3 साल कंटिन्यू मैंने मेडल लेके और वो परमानेंट कॉलेज के नाम करवा दी मैंने, जो ओवरऑल ट्रॉफी होती है। तो कुछ अटेंडेंस वगैरह में उधर थोड़ा इंटरनल में कोई फायदा मिलता है? कुछ नहीं मिलता था हमें, कुछ भी नहीं मिलता था। नॉर्मली कहा जाता है कि मेडल लेके आ जाओगे, बाकी चीजें आपको नहीं, रिलैक्स कर कहते देंगे। थे कि स्पोर्ट्स कोटे में आपको अटेंडेंस पे मिल जाएगा, ठीक है, एंड नंबर्स पे मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता था। तो वहां पे भी फोकस पूरा था और यहाँ पे भी फोकस पूरा था। जब मेरे कंपटीशन नहीं होते थे ऑफ सीजन में, पूरी 90% मेरी अटेंडेंस होती थी। और जब कंपटीशन तब थोड़ा सा होता था कि डिस्प्यूट हो जाता था कि मैम कहते थे हमारे की क्लास अटेंड करो, आप इतने इतने टाइम पे छुट्टी में रहते हो। तो बस ये थोड़ी सी ड्यूरिंग स्टडी प्रॉब्लम फेस हुई। फिर एक बारी तो इवन ये भी हुआ कि जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट टीचर थे, उन्होंने मेरे फादर को बुला लिया घर से कि आपकी लड़की पढ़ती नहीं है, सिर्फ खेलती है। सिर्फ खेलती है, इसका सिर्फ स्पोर्ट्स में ध्यान है, आप देखो आगे। एंड उस टाइम पे कॉलेज में एक बहस होगी। पापा कहते कि नहीं चलो सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैंने बोला नहीं, स्पोर्ट्स करनी है सिर्फ, आप चाहे मुझे घर से निकाल दो, मुझे स्पोर्ट्स ही करनी है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो जंग है वो मैदान के साथ साथ घर में भी बराबर लड़ी जा रही थी। बिल्कुल। तो अब उस टाइम पे जो हमारे कॉलेज के कोच होते थे, स्पोर्ट्स कोच, फिर उनसे मैंने मिलवाया। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे समझाया, मेरे फादर को समझाया। एंड फिर बस एक कमिट किया कि बेटा अगर ये इंटर कॉलेज का कंपटीशन है, सिलेक्शन हो चुकी थी, इसमें अगर मेडल नहीं आया तो स्पोर्ट्स भूल जाना। तो बस मेरा एक लगा लो कि वो गोल था कि मेरे को मेडल लेके आना है। वो मेडल लेके आई, उसके बाद फादर ने कुछ नहीं बोला मुझे। ये लगभग मेरे को लगता है हर किसी के साथ होता है, जो भी बच्चा के एक्स्ट्रा करिकुलर में होता है ना, चाहे वो स्पोर्ट्स में चाहे थिएटर में, कहीं ना वो पेरेंट्स लगा देते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। मैं कहती हूँ ये नेगेटिव नहीं, एक तरीके से अच्छा ही चीज था। कि अगर उन्होंने आपको मोटिवेशन देता ना कि आपको अगर दोनों फील्ड लेने हैं तो आपको दोनों में मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनको पीछे से भटकाया गया था और उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी कि आप अगर ये करोगे देन आप कर पाओगे आगे, अदरवाइज तो फिर भूल जाओ उस चीज को। तो मेरे को बस यही बोला गया अगर ये जा रही है तो इंटर कॉलेज में मेडल आया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा आगे से स्पोर्ट्स के लिए, अगर मेडल नहीं आया तो फिर बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी तेरे को। तो मैंने, अब वो लास्ट ईयर था,
जैसे तैसे करके मेडल मैं ले आई। फिर उसके बाद असली जर्नी हो जाती फिर वहीं से शुरू। बट इसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे आपने बीटेक करा, वो भी कंप्यूटर्स में करा, तो नॉर्मली क्या है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में नॉर्मली ये होता है कि स्पोर्ट्स में पैसे लगाने पड़ेंगे हाँ। और आईटी में आपको पैसा आ रहा होता है। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं स्पोर्ट्स तो चलो शौक के लिए फिर भी बाद में कर लूंगी, मैं अपना पहले पैसे की तरफ ध्यान दूं, तो आपने आईटी में जाने की क्यों नहीं सोची? आईटी जो देखो इसमें जो बीटेक में करी थी, कहीं न कहीं मेरा एक लालच था स्पोर्ट्स, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन ली थी और स्पोर्ट्स कोटे में थोड़ा-सा कंसेशन मिल जाता है। तो मुझे यही था कि एक बिना पढ़ाई के अगर मैं कहीं आर्ट्स वगैरह तो मेरे फादर लेने नहीं देंगे मुझे। पापा की भी मान लेती हूँ, मेरी भी हो जाएगी। तो मतलब आपने कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियरिंग इसलिए कर ली कि हाँ, वो स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन मिल जाए, बट अदरवाइज बिल्कुल, इंजीनियरिंग में बिल्कुल। कोई खास इंटरेस्ट था नहीं? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, बट मेहनती कह लो कि है तो वो बीटेक भी होगी, अच्छी से मेरी होगी 76 परसेंटेज से मैंने कर लिया कंप्लीट। उस टाइम पे जब क्लासेस चल रहे होते थे, सारे क्लासमेट कहते थे, "ये तो पढ़ती नहीं है, ये तो फेल हो जाएगी।" बट शायद से मैं क्लास की सेकंड, मतलब सब हैरान कि 76% कैसे आ गया? कैसे? नहीं, मेरा पर्पस ये था पूछने का कि जब आपने स्पोर्ट्स कोटे में, चलो आपका लालच था, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद बीटेक भी होगी, कहीं ना कहीं घर वालों का भी प्रेशर हो जाता है कि भाई छोड़, अल्टीमेटली तो पैसा कमाना है। हाँ। स्पोर्ट्स से नहीं कमाना तो तू अपनी फील्ड में नौकरी करना उसमें। जबकि 90s में आईटी तो बूम सेक्टर था, आज भी बूम पे है। मतलब उस वक्त तो ये था कि जिसको कहते थे, हम लगभग एक ही टाइम जोन के हैं, मैं शायद आपसे थोड़ा बड़ा हूँ, तो उस वक्त तो ये कहते थे कि अगर किसी को बेसिक कंप्यूटर चलाना भी आता, गुड़गांव चलो, कॉल सेंटर की 20,000 की नौकरी तो उस वक्त पक्की होती थी। हाँ, आराम से बिल्कुल। था। नौकरी आईटी फील्ड में नौकरी करने का एक ये भी रीज़न है। मोस्टली आईटी फील्ड में जितने भी मेरे बैचमेट थे, मेरे को यही सुनने को आ रहा है, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट। हाँ, वो क्योंकि आईटी का अगर काम मैं ज़्यादातर नाइट नाइट्स में। शिफ्ट और डे शिफ्ट लगाऊँगी तो मैं प्रैक्टिस कैसे कर पाऊँगी मैं? अच्छा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, वर्किंग हूँ। जब लास्ट ईयर हमारा मैंने एक कंपनी जॉइन की एंड कंटिन्यू वो उसी फील्ड में मैं अभी तक हूँ। और एज़ अ अगर वर्क लेके चले तो वो मुझे बहुत प्यारी मेरी जॉब, और एक तरीके से जो एक साइड मेरा पैशन है स्पोर्ट्स में, दोनों कंटिन्यू चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अपने स्पोर्ट्स के पैशन को फ़ॉलो करने के लिए बहुत सारा सैक्रिफ़ाइस किया, अपने करियर के हाँ। साथ भी किया। मतलब अगर आदमी अपनी कोर फ़ील्ड में काम नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो भी हाँ, सैक्रिफ़ाइस कहते कर। हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कह सकते हैं इस चीज़ को जो मैं कर रही हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ बहुत चीज़ें खोई हैं मैंने। राइट। ठीक है, अब इस टाइम पे मेरा फाइनेंशियली भी बहुत डाउनफॉल आया था। जब मैं बैचलर्स के लास्ट ईयर में थी, फादर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ था एंड बहुत ज़्यादा हम डाउन में चले गए थे। वो कंडीशन थी कि लास्ट ईयर की हमारी फीस मैं नहीं पे करने के पोज़ीशन में। पोजीशन में थी उस टाइम पे। और अब सोचो 2 साल कंप्लीट हो गया, लास्ट ईयर है। अब अगर फीस नहीं भरी तो मेरा 3 साल 3 खराब, साल खराब हो जाएँगे। इंजीनियरिंग मेरी खराब। उस टाइम पे जैसे-तैसे मेरी मदर ने मेरी हेल्प करी, कुछ ज्वेलरी वगैरह सेल करके फीस पे करी एंड मैं बीटेक मेरी कंप्लीट हुई और नाम के आगे ईआर लग गया, इंजीनियरिंग जो लगता है। ऐसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई और स्पोर्ट्स भी साथ के साथ जो कॉलेज टाइम पे इंटर कॉलेज, इंटरवर्सिटी वगैरह वो भी हो गया पार्टिसिपेट। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब तक आप स्कूल कॉलेज में रहते हो, आपको कहीं न कहीं एक एफ़िलिएशन रहती है, या स्कूल खिलाता है, या कॉलेज खिलाता है, या यूनिवर्सिटी खिलाती है। लेकिन जब आप ओपन कैटेगरी में आते हो, अगर तो उसी टाइम पे अगर कहीं नेशनल में आप चले गए, या वहाँ से किसी कैंपस में से सेलेक्ट हो गए, इंटरनेशनल में चले गए, तो आपको एसोसिएशन है आपके पीछे। बिल्कुल। अदरवाइज़ आपके पास कुछ नहीं है, फिर तो उसके बाद अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। सब तो कुछ फिर खुद करना मेरे को पड़ता है। लगता है आपकी असली जंग तो उसके बाद शुरू होती है। सबसे बिल्कुल सही है कि असली जंग मेरी उसके बाद ही शुरू हुई। जब कॉलेज टाइम पे तो मैंने रिप्रेज़ेंट किया कॉलेज को, ठीक है? कॉलेज की यूनिवर्सिटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ जाता था। जी। सब कुछ फंडिंग में मिलता था। बट जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम ओपन कैटेगरी में आ गए और पार्टिसिपेट किया, काफ़ी मेडल्स आए, खुद की उस पे जितना मैं अफ़ोर्ड कर पाती थी मैंने किया। एंड इसके बीच में ही जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, एक डाउनफॉल ये भी है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम पे मैं आईसीयू में थी, ऑन वेंटिलेटर। ओके। तो आईसीयू में अगर वेंटिलेटर पे हो तो वो लास्ट स्टेज होती है, हाँ, डॉक्टर मतलब सभी वो ने जवाब दे दिया था कि बस भगवान सहारे अब। एंड अब देखो, हुआ क्या उस एक्सीडेंट था। रोड एक्सीडेंट हाँ, या? रोड अच्छा। एक्सीडेंट, ठीक है? एंड मैं 10 दिन तक मुझे कोई होश नहीं था, आईसीयू में थी मैं। वेंटिलेटर जब अब
स्पोर्ट्स वाली बॉडी क्या क्या, अब देखो स्पोर्ट्स करने का क्या क्या फायदा होता है, यहाँ से आप कवर करते रहोगे। अगर आप कोई पेशेंट है आईसीयू में, उसको फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्पोर्ट्स वाली मेरी बॉडी थी, वहां से कवर कर लिया। आईसीयू मैंने सिर्फ 10 दिन बाद मुझे होश आ गया था। ठीक है, देन जो वेंटिलेटर है वो भी हट गया था। वेंटिलेटर के बाद धीरे धीरे मैं कवर करती रही। जो हम मेरी मतलब फिजियोथेरेपिस्ट की मेरे को ज्यादा जरूरत, 1 या 2 सेशन लगाए होंगे, उसके बाद सब मैं खुद ही कवर करती अपनी। देन फिर उस अभी भी खत्म नहीं हुआ कि मेरी रिकवरी होगी। उसके बाद मुझे सबग्लॉटिक एडिमा हो गया। सबग्लॉटिक एडिमा लाइक हमारी 2 वो होती है, ट्यूब होती है, एक फूड पाइप होती है, एक एयरवे पाइप होती है। एयरवे पाइप में ग्लॉट आ गया। अगर एयरवे पाइप में ग्लॉट होता है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो पर्सन वो चल भी नहीं सकता। रनिंग तो बहुत मुश्किल है। रनिंग तो बहुत ही दूर की बात है। अब ये हुआ था मेरा 2015 की बात है, एंड 13 जनवरी लोहड़ी वाले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ थ्रोट का। सबग्लॉटिक एडिमा, यहाँ पे स्टिच वो कट लगा के उन्होंने ट्रेकियोस्टमी कर दिया। उसका भी प्रोसेस मेरा 4 महीने का था, बट मैंने रिकवरी कर ली 3 महीने में। 2 महीने 2.5 महीने में रिकवरी कर ली थी मैंने। एंड मेरे को वो बात बड़ी याद आती है, गले में ट्यूब लगी हुई है और मेरे से बैठा नहीं जाएगा कि मुझे भागना है। होता ना दिमाग किसी स्पोर्ट्स पर्सन का कि कितना टाइम हो गया बैठे मैदान दिख रहा होता है ना, कि मेरे को भागना है, मेरे को हाथ पैर चलाने हैं। बहाना लगाते थे घर में कि मेरे को ना वॉक करने जाना है। जस्ट सर्दियों का टाइम था, गले में डाला मफलर और रोड पे हल्का हल्का जॉगिंग से रनिंग पे आ गई। गले में वो ट्यूब लगी है, देन फिर भी रनिंग थी मेरी कंटिन्यू। तो आपको ये नहीं लगा कि आप कहीं फायदा करते करते ज्यादा नुकसान कर लोगे? नहीं, फिलहाल देखो अभी तक तो कोई नुकसान हुआ नहीं, ये फायदा ही था। क्योंकि वो जो ट्यूब लगी थी ना, उसको हटाने के लिए एक थेरेपी होती है कि जितनी आप ब्रीदिंग वगैरह करोगे तो आपकी रनिंग से वैसी ब्रीदिंग। हाँ, ठीक है। तो अब अगर आप बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो तो बहुत डिजीज आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर आप हेल्दी फूड लेते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, तो आपको, मैं नहीं मानती कि आपको कोई बीमारी लगेगी। ठीक है, अगर लग भी गई बाई चांस तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी ह्यूमन बॉडी है, आपको खांसी जुकाम तो रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, जल्दी ठीक होएगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, देन ये भी मेरी मेडिकल हिस्ट्री थी। वो ट्यूब देन फिर वो हट गई ट्यूब मेरे, और उसके बाद मैंने फिर मेडल, एक गोल्ड मेडल स्टेट में, एंड चंडीगढ़ को मैं रिप्रेजेंट करती थी। चंडीगढ़ का गोल्ड मेडल आया था, स्कूल का भी, कॉलेज में ही थी मैं उस टाइम पे। फिर बस वो चलता रहा, मेडिकल था वो मैंने सब अपना कवर कर लिया था। अच्छा, आपने कहा आपने स्कूल कॉलेज टाइम पे बहुत मेडल्स लिए हैं, आपने उसके बाद चंडीगढ़ को भी रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जब हम आपके बारे में ढूंढ रहे थे, हमें किसी के रेफरेंस से हम आप तक पहुंचे हैं, लेकिन हम आपके बारे में ढूंढ रहे हैं तो सोशल मीडिया में कोई बहुत ज्यादा आपकी प्रेजेंस नहीं है, कहीं पे आपके बारे में कोई बहुत ज्यादा लिखा गया नहीं है, या आपका अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी आपने कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं रखी हुई है। तो आपको लगता नहीं है कि आप कई चीजें जो आज जमाने के साथ चाहिए, आप उससे थोड़ी सी दूर हैं, जिस कारण से आप शायद वो फेम नहीं पा रही हैं जो आपको पाना चाहिए? मैं ज्यादा ना सोशलाइज नहीं हूँ। जैसे होते ना कि अब ये कह लो कि वो 90s वाले कुछ होते हैं, शाय नेचर के होते हैं, तो कह लो कि मैं, मेरा सा थोड़ा सा वो है कि नहीं, बट स्पोर्ट्स में जाके तो शायनेस वैसे ही खत्म हो जाती है। स्पोर्ट्स वाली तो लड़कियां वैसे बड़ी धाकड़ होती हैं। एक जगह, सिर्फ एक ही जगह फोकस था ना, काम और प्रैक्टिस, काम प्रैक्टिस। अभी जैसे मैं वर्किंग हूँ, दिन मेरा शुरू हो जाता है सुबह 5 बजे से। विंटर्स में 5 बजे शुरू हो जाता है, और जब गर्मी होती है तो 4 बजे शुरू हो जाता है। सुबह उठना, प्रैक्टिस करना, देन तैयार होना ऑफिस के लिए, घर आना, ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर स्टेडियम। सुबह 4 बजे स्टार्ट हुआ दिन, और शाम को 8 बजे मेरा दिन खत्म होता है। कहाँ मैं कितना रहूंगी? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता क्या आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है कि जो दिखता है वो बिकता है। आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, आप किसी को भी ले लो, हर कोई कहीं ना कहीं एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तो लोगों की नजर में है, तो उसके लिए बहुत से हाथ उड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब आपको शायद इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स से मेरे को एक बात और याद आई कि आप एथलीट हैं। मिल्खा सिंह जी लेजेंड हमारे शहर में थे, तो कभी मुलाकात का सबब बना उनके साथ? मैंने
उस टाइम पे मैंने बहुत ट्राई किया था, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे मिलूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के साथ तो कॉन्टेक्ट में थी नहीं कि मुझे किसी से गाइडेंस मिले कि उनसे कैसे मिल सकते हैं। मुझे ये लगता था बहुत मुश्किल है मिलना। नहीं, उनके से मिलना तो बहुत आसान था, बल्कि मैंने तो यहाँ तक, हालाँकि मेरी 2 बार उनसे मुलाकात हुई है, मैं तो यहाँ तक, वो कहते हैं मैं तो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ता रहता हूँ, जो बच्चा मेरे को लगता है कि ये अच्छा कर रहा है, कहते हैं मैं तो खुद कहीं न कहीं मैसेज भिजवा देता हूँ कि आओ भई मिलो आके। हाँ, ये मैंने देखा है काफ़ी को वो खुद मिलते थे, हाँ, लेकिन पता नहीं मतलब शायद वही है कह कि लो। आपकी प्रेज़ेंस कम है तो इसलिए आप शायद उन हाँ, तक पहुँच शायद नहीं पाई। हो सकता है ये मेरा नेगेटिव रहा है इसमें हाँ। कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ इतना ओपन, तो शायद मैं इसलिए नहीं मिल पाई। कह लो लक है, नहीं मिलना हुआ, हुँ। कोई बात नहीं। हुँ, हुँ। तो अच्छा, ये वाली चीज़ें आप कह रहे हैं जो आपने बाकी जो संघर्ष रहा, इसमें कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें लूज़ की हैं? जैसे आपने शादी की एज है वो आपने मिस कर दी है। हुँ, उसके बाद अब आप इस एज पे हैं जहाँ पे आपको अपना करियर भी देखना है। हुँ, आपको स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करना है, अगर मास्टर्स गेम में है तो आपको उसको भी एक्सेल, और कहीं न कहीं जो आपका पर्सनल लेवल वाला जो शादी वाला कॉलम है वो खाली चल रहा है। हुँ। अब ये शादी इग्नोर हो गई या जानबूझ के कर दी गई? देखो, वैसे तो नॉर्मल जो स्टार्टिंग ऑफ एज मैरिज होती है वो 22-23 साल से शुरू कर देती है शुरू हो जाते हैं। लड़कियाँ। मतलब 27-28 एक स्टैंडर्ड एज है कि उसमें शादी हो हाँ, जानी चाहिए। अब 25 साल में तो मेरा कॉलेज ही कंप्लीट हुआ है। हुँ, थोड़ा-सा मैंने लेट किया था, हुँ, बीच में थोड़ा-सा गैप आ गया था हुँ, और थोड़ी-सी मेडिकल हिस्ट्री भी थी, तभी करके थोड़ा-सा गैप हो गया था। फिर अब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ओपन कैटेगरी, फिर मेरा फ़ोकस बिल्कुल स्पोर्ट्स पे ही था। हुँ। मैंने यही सोचा कि वैसे मेरी मतलब मेरे सोचने से यही है कि जो अगर 32-33 साल है, कोई बहुत बड़ी एज नहीं नहीं, है। एज कोई बड़ी नहीं है। हाँ। मतलब मेरा से ये कहना है कि अभी भी आपका फ़ोकस 100% स्पोर्ट्स पे है, जो आपकी बातों से लगता है आपका अभी पर्सनल लेवल पे नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, पर्सनल पे नहीं, तो कहीं न कहीं वो भी तो सोचना मेरा पड़ेगा। ये मानना ये है कि अगर मान लो मैं 27 या 28 साल में शादी करवा लेती, हुँ, तो क्या मैं आज यहाँ पे पहुँच पाती? हुँ, शादी के बाद क्या होता है, घर सँभालो। अगर मान लो अच्छा पार्टनर मिल गया, हुँ, तो वो सपोर्टिव तुम्हारा हो जाएगा हुँ, कि आगे तुम स्पोर्ट्स में भी कंटिन्यू हो, ठीक है? बट उस टाइम पे देखो रिश्ते भी बहुत आए। हुँ, कहीं न कहीं नेगेटिव मैं इस चीज़ में क्यों मैंने डिनाई किया, हुँ, रिश्ते आते थे, मेरा ये था कि मैं अगर आप बोलोगे जॉब नहीं करनी, मैं जॉब नहीं करूँगी। हुँ। अगर आप मेरे को स्पोर्ट्स करने दोगे, तो देख लो। तो उनका यही कहना होता था, देखो हम जॉब करने देंगे या स्पोर्ट्स नहीं करने हाँ, बोला देंगे। इंजीनियरिंग करी है, पैसे कमा के ले आ, हाँ, कोई चक्कर नहीं है। तो बस उनको ये था कि जॉब कर लो, जॉब के लिए मना नहीं करेंगे, हुँ, स्पोर्ट्स नहीं करने देंगे। घर हुँ, की बहू अच्छा थोड़ा ना लगता है हुँ, स्पोर्ट्स करते हुए। हुँ। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये है कि मैं कहा कोई बात नहीं, पहले अपना करियर बना लेते, बहुत अच्छे रिश्ते आते रहेंगे बाद उसके में। बाद भी आते रहेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल। अभी कोई मेरे हिसाब से कोई नहीं ज़्यादा एज है, 32 हुँ, हुँ, लोग 35 में भी करवाते हैं। हुँ, तो अब जो मेरा गोल था कि मैं नेशनल मेडल लेके आऊँ, फिर इंटरनेशनल इंडिया फ्लैग बाहर की कंट्री में लहरा के आऊँ, मैंने कर दिया। ठीक है, और ठीक है, अब रिश्ता आता है तो मैं कर लूँगी, और लेकिन अभी भी मेरी वही रिक्वायरमेंट है, आप स्पोर्ट्स में मेरे को फ़ोकस करो और स्पोर्ट्स में अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मतलब मैं मैदान नहीं छोड़ सकती, बाकी सब कुछ छोड़ सकते अब हो। कह लो मैंने सब कुछ नाम कर दिया स्पोर्ट्स के। बिल्कुल। अच्छा, संध्या, जो आपने ब्लेज़र पहना है, इंडिया का ब्लेज़र, ये या तो स्पोर्ट्स वाले पहनते हैं या मिलिट्री वाले पहनते हैं, बिल्कुल। और हर किसी को ये मिल नहीं पाता है। तो कितना प्राउड मोमेंट था जिस दिन आपको ये ब्लेज़र मिला? जो हम एक सपना होता है ना किसी का कि मेरा वो गोल है, हुँ, हुँ, मेरा सपना है, जब आँखों के सामने आता है तो आँखें भर जाती है। हुँ, आँखें मेरी भरी, वो मैंने अंदर ही था, मतलब मुझे वो बता नहीं सकती मैं क्या मोमेंट था उस टाइम पे मेरा, हुँ, कि फाइनली मेरा हो गया सपना पूरा। लेकिन फिर एक थॉट ये भी था कि जर्नी मेरी यहीं खत्म नहीं हुई है, हुँ। अभी एक नहीं, वो तो विदेश देखो, में जब ये ब्लेज़र आ गया उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती, बढ़ बढ़ जाती है। जाती हैं। हाँ। हाँ, तो अभी यही है कि मतलब जो सपना था फाइनली हो गया। मेरा था कि मेरे जो मुझे भी इंडिया का ब्लेज़र चाहिए। हुँ, हुँ, तो अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, अगर आप गोल को बिल्कुल रखोगे कि हाँ, मेरा मुझे गोल पे किसी भी तरीके से पहुँचना है। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, हुँ, होएगा एक ना एक दिन हुँ, पूरा। हुँ। मेरा तो ये मानना है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कहते हैं बड़ा एक वैसे हम नेशनल एंथम स्कूल टाइम से प्रेयर में करते आते हैं, लेकिन जब आप एक मेडल जीतने के बाद आपके नाम के बाद जब एक नेशनल एंथम आपके लिए बजता है, वो एक मोमेंट एक अलग होता है। बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। हुँ, इस जब मुझे विक्ट्री स्टैंड पे मेडल के लिए बुलाया गया था और फ्लैग था मेरे हाथ में, हुँ, और जो वो बोला, गाया था, तो सब कुछ
ऐसा लग रहा था मुझे कि आसपास बस इंडिया का फ्लैग चल रहा है हर हम्म, जगह। हम्म। बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे। Right. तो अभी आपने इंटरनेशनल में 2 मेडल लिए हैं, जी। ठीक है? तो अब जैसे आपका एक तरह से इंटरनेशनल का खुल गया है, लेकिन इसके साथ में एक जो मेन दिक्कत जो मेरे को समझ आती है कि जब आप नॉर्मल गेम्स खेलते हो, ओलंपिक्स खेलते हो, कुछ खेलते हो, तो आपको कहीं न कहीं स्पोर्ट्स कोटे में या डायरेक्टर स्पोर्ट्स से आपको कुछ ना कुछ फंडिंग रहती है। क्योंकि आप मास्टर्स गेम खेलते हो तो आपको फंडिंग है, इसीलिए क्योंकि मेरे को नहीं लगता आपकी शायद आपकी कोई एसोसिएशन भी है या कोई आप ये कह सकते हो कोई संघ है जो इसको सपोर्ट करेगा, तो आपकी फंडिंग का कैसे जुगाड़ होता है? मैं जुगाड़ फंडिंग, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो खुद मैनेज हाँ। करना पड़े वो जुगाड़ ही होता है। जुगाड़ी है कि कहीं अर्निंग अपने स्पोर्ट्स के लिए अर्निंग करनी, ये इसको बोल सकते हो आप सही। फंडिंग के लिए मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप स्कूल लेवल, इंटर कॉलेज लेवल, ओपन लेवल में आपको फंडिंग मिल जाती है। बट क्या स्पोर्ट्स पर्सन क्या सिर्फ 28, 29 तक ही है? उसके बाद क्या कोई पर्सन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता? या फिर वो उनकी बॉडी नहीं एबल होती है कि जो आप फंडिंग ही नहीं करते हो? ठीक है, गवर्नमेंट का ये मेरा क्वेश्चन है। मास्टर्स कैटेगरी में कभी आप, अब इतना हो गया है डेवलप, मैं जब देखती हूँ जब कंपटीशन होता है वहाँ पे 80s और 90s वाले जो पर्सन होते हैं जो रन करते हैं, एंड मैं हैरान हो जाती हूँ कि अभी तो मैं सिर्फ इतनी एज है कि वो मतलब कैसे भाग रहे हैं। उनका जज्बा, उनकी हिम्मत, अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिले वो तो पता नहीं क्या फिर करे। हाँ, क्योंकि ऐसा ना देखो जज्बात के साथ साथ जज्बात ठीक है, आपके जज्बा अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली अब जैसे आपके इसमें स्पाइक्स अगर चाहिए तो स्पाइक्स ही 20-20, 50-50 हजार का स्पाइक्स आता है, ठीक है? बिल्कुल। वो अफोर्ड करना इतना इजी नहीं है। मैं फिर घूम फिर उसी बात पे आऊंगा हाँ। कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ पब्लिसिटी देखो खुद करनी पड़ती है अगर कोई और नहीं कर रहा है। अगर आप करोगे, चंडीगढ़ में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन को करती हैं, चाहे वो जॉब के तौर पे करती हैं, चाहे उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग या ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं। आजकल तो ब्रांड एम्बेसडर का बड़ा चलन है। तो अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो, मतलब ये हमारी तरफ से आपको टिप ही है कि अगर आप वो करोगे तो शायद आपके लिए वो सारी चीजें जो संघर्ष है वो थोड़ा कम हो सकता है। चलो इसको भी मैं रखती हूँ, फोकस करती हूँ इस चीज पे भी। और एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कई होते ना कि अगर आप फाइनेंशियली आप कहीं से पैसे कम पड़ रहे हैं आपको, स्पोर्ट्स देखो स्पोर्ट्स करने के लिए आपको बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको डाइट लेनी पड़ेगी पूरी, आपको किट लेना पड़ेगा, स्पाइक्स एक तो महंगे आते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल हो जाता है, नेशनल मेडल आ जाता है, तो उनकी भी डिमांड होती है कि थोड़े से अच्छे हम ले स्पाइक, शूज ले, अच्छे ब्रांडेड ले। तो कहीं ना कहीं वो अगर फाइनेंशियली नहीं इतने अच्छे होते हैं तो वो उनका शौक रह जाता है। ठीक है, और आज की एज में मैंने बहुत बच्चों को ये भी देखा है कि अगर उनसे एक कंपटीशन में नहीं उनका मेडल आया, 2 में नहीं आया, वो गिव अप कर देते हैं। ये चीज मेरे को थोड़ी सी खराब लगती है बच्चों की, मतलब पेशेंस है ही नहीं आज के बच्चों में। गिव अप तो देखो स्पोर्ट्स में गिव अप तो हो ही नहीं सकता। अगर आपने गिव अप कर दिया तो स्पोर्ट्स तो मतलब वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आपको हर दिन आपका सेम नहीं होता। अब इंडिया अभी सामने एग्जांपल है, वर्ल्ड कप में 10 के 10 मैच जीते लेकिन फाइनल में जाके हार गए, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि आपके सारे दिन एक से होंगे। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे कि अगर उनका एक कंपटीशन में 2 कंपटीशन में मेडल नहीं आया तो वो गिव अप कर देते हैं कि हमारा कुछ बन तो रहा नहीं है, मेडल नहीं आ रहा है तो नहीं होएगा हमसे स्पोर्ट्स। ठीक है, एक ओपन कैटेगरी के बाद फिर उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है कि घर भी देखना है, फाइनेंशियली हम बहुत वीक है, तो उनका एक छोड़ने का ये भी रीजन होता है कि हम स्पोर्ट्स कैसे करेंगे, फाइनेंशियल हमें पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो देखो मैं जरूर ये नहीं कहती कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करने के बाद ही आपके एक सोना देखा ना, सोने को कितना पीटने के बाद वो खरता है जाके, सेम हमारी भी लाइफ वैसी होती है। तुम जितना स्ट्रगल करोगे, स्ट्रगल में क्या है कि आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप ऊपर उठते हो आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक है, तो स्ट्रगल तो बनता ही बनता है, और स्ट्रगल के बेस पे ही आप एक टाइम पे खर के उतरोगे। अब मैंने आज ब्लेजर पहना है, इसके लिए मैंने बहुत मेरा स्ट्रगल रहा है, बहुत ऐसा नहीं कि मेरे मेडल आते ही रहे हैं, बहुत जगह ऐसा है कि बहुत कंपटीशन में ऐसा था कि मेरा कुछ भी नहीं आया है, निराश हुई हूँ, लेकिन गिव अप नहीं मैंने किया उस चीज के लिए। कोई बात नहीं, अगर हम हारते हैं तो एक हमारा एक्सपीरियंस आता है वहां से, वहां पे हमें ये पता लगता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, सीखने को मिलता है उस पर भी कुछ कि अच्छा यहाँ पे गलती थी, उस चीज को अगले में कवर करते हैं। तो और ये चीज मैंने फोकस किया और तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आजकल की जो जनरेशन है मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि गिव अप मत करो इतनी जल्दी। मतलब 1-2 कंपटीशन में, 2-3 कंपटीशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है इस चीज में
पेशेंस रखोगे, मेहनत करोगे, एक ना एक टाइम पे ज़रूर वो चीज़ फलती है। और फाइनेंशियली थोड़ा-सा मैनेजमेंट होता है कि अगर आप वही है कि अगर पेशेंस रखोगे, आपको मैनेजमेंट भी आ जाएगा। हुँ। जैसे दोनों चीज़ मैनेज करोगे फाइनेंशियली वहाँ पे हेल्प करेगी आपकी, वो फाइनेंशियल में हेल्प करेगी आपकी। द ये तो हुआ गेम, स्पोर्ट्स हुँ। और आप जो नॉर्मल अपना रूटीन 4 बजे शुरू होके शाम को खत्म कर हुँ। देती हैं। लेकिन इसके अलावा गेम्स के अलावा भी संध्या के कुछ शौक होंगे, कुछ एम्बिशंस होंगे, कुछ हॉबीज़ होंगी या कोई ऐसा टाइम होगा जब वो सोचते हैं कि नहीं आज मेरे को खेलना नहीं, आज मैं ये करती हूँ। मेरे को मूवी देखनी है, मेरे को थिएटर देखना है, मेरे को सोना है, कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर भी होता है। हाँ, इसमें एक स्पोर्ट्स के अलावा जो मैं एनिमल लवर बहुत बड़ी हूँ, ओके। ठीक है? और इसके अलावा ड्राइंग हुँ, स्कूल टाइम में बनाते थे और ये मैं तो नहीं कह रही, मेरे टीचर्स कहते हैं कि आपका हाथ बहुत साफ है, आप हुँ, ड्राइंग बहुत अच्छी हुँ, बनाते हो। और साथ के साथ नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। हुँ, नेचर मुझे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक हुँ, है। हुँ, हर संडे हम एक क्रॉस कंट्री जो मेरे कोच हैं उनका नाम है ज़ुल्फ़कार, मिस्टर ज़ुल्फ़कार। मंडे टू सैटरडे हम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं हुँ, और एवरी संडे वो हमें हिल्स पे लेके जाते हैं। हुँ, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट रहने के लिए, साथ के साथ हमारी वहाँ पे क्रॉस कंट्री अपहिल, डाउनहिल हुँ, हुँ, मतलब दोनों चीज़ें बिल्ड। और बस यही है मेरे शौक। एक एनिमल लवर, डॉग्स के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। कोई भी एनिमल है, छोटे-बड़े, मुझे पता नहीं क्यों इतनी अट्रैक्शन होती है हुँ, उनसे। हुँ, और ग्रीनरी घर पे भी छोटे-छोटे प्लांटेशन मैं करती रहती हूँ। हुँ, कभी कोई प्लांट उठा के लगा देना, कभी कोई प्लांट लगा हुँ, देना। स्टेडियम में भी मैंने बहुत गार्डनिंग करी है हुँ। और बस पहाड़ों के साथ बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम ना गेम खेलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान को ना कई बार खुद को नहीं पता होता मेरे साथ में क्या-क्या शौक है, लेकिन वो ना रैपिड फायर में कई बार निकल के आते हैं। तो हुँ, हम थोड़ा-सा रैपिड फायर खेलते हैं। लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, शायद आपको खुद अपने बारे में पता चले। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी, स्पोर्ट्स या रिलैक्स? स्पोर्ट्स, हिल्स या लेक? हिल्स, इंडिया या अब्रॉड? इंडिया, मंदिर या सिनेमा? मंदिर ऑलवेज़। मंदिर। मंदिर से एक मेरे को चीज़ याद आई, कभी-कभार ऐसा होता है कि पता नहीं मैं इतनी हूँ स्पिरिचुअल, कभी-कभार जब फ्री टाइम में बैठे हैं, एक तो कनेक्ट हूँ मैं स्टेडियम के साथ हुँ, में। बैठे-बैठे अचानक से ही मन करता है कि जा मुझे मंदिर जाना है। हुँ, हुँ, मैं जाके 1 घंटे-घंटे, 2-2 घंटे बैठी रहती हुँ, हूँ। जो शांति मिलती है ना, हुँ, हुँ, और या तो मैं स्टेडियम में जाके बैठती हूँ, हुँ, 1-2 घंटे मैं बैठी रहूँगी, हुँ, सिर्फ़ ग्राउंड को देखते रहना है। हुँ, दूसरा या तो फिर मंदिर जाना है, कोई भी घर के पास का मंदिर है, तो दोनों ही मेरे मंदिर हैं। दोनों ही मंदिर है। तो वही है ना, देखो अब आपने बात करी तो 4 चीज़ें नहीं निकल के आ गई हाँ। जो आप कह रहे थे कि मेरी वहाँ पे खत्म हो गई। तो संध्या, इसके अलावा अब एक लेवल जो आपने पाना था वो अब आपने पा लिया। हुँ। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? अब आप कहीं और दोबारा इंटरनेशनल खेलने जा रही हैं हाँ, या अभी जैसे नेक्स्ट आपके मेडल अभी है सिल्वर हैं, तो गोल्ड 100 का टारगेट तो अभी पेंडिंग है? गोल्ड का टारगेट पेंडिंग है। आगे जो मेरे इंटरनेशनल के लिए काफ़ी आई है, सिलेक्शन हुई है मेरी, हुँ, एशियन के लिए भी सिलेक्शन हुई है और वर्ल्ड गेम्स के लिए भी हुई है हुँ, सिलेक्शन। तैयारी पूरी है, अभी मैं कंट्री नहीं बताऊँगी। हुँ, हुँ, मेडल आएगा तो फिर मिलेंगे दोबारा से, हुँ। उस कंट्री के साथ, मेडल के साथ में। नहीं, मेडल लेकिन उसको उसको इंस्टाग्राम पे डालो, उसको सोशल मीडिया पे डालो, लोगों को हाँ, अपने आप पता चल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी जैसे सिल्वर मेडल है, उस टाइम पे मेरा गोल्ड मेडल होएगा और मैं कंट्री फिर तब मैं बताऊँगी, अभी नहीं कंट्री बताऊँगी मैं। नहीं, नहीं, गुड। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि आपका जो ब क्योंकि अल्टीमेटली हर प्लेयर का ड्रीम तो गोल्ड मेडल का ही होता है कि बिल्कुल, जब तक आपके बिल्कुल। साथ गोल्ड मेडल नहीं आया तब तक आपकी स्पोर्ट्स वो अधूरी वो कहते हैं ना, जब तक ऑस्कर नहीं आया तब तक तो हर आर्टिस्ट वो ब थिएटर का जो पर्सनैलिटी है वो सही कहीं पे बात भी है, नहीं पहुँच सही पाती है। बात है, सही तो बात इसीलिए है। जब तक गोल्ड नहीं आया, तो हम आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं और हम आपके लिए ये विश करते हैं कि गोल्ड मेडल आए और जब गोल्ड मेडल आएगा फिर बहुत मीडिया आपके पास आएगा, तो हमें भी याद रखिएगा उस वक़्त। ऐसा ना हो कि उस वक़्त बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ आ नहीं, जाएँ, नहीं, हम छोटे ऐसा से कुछ निकल नहीं है। जाएँ। जो मेरे पुराने टाइम पे जितने भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहे हैं लोग और जो भी जर्नी में है, सब भी मुझे याद है। हुँ, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, हुँ, मेरे मदर सबसे पहले आते हैं, जिन्होंने मेरे को अभी तक सपोर्ट में हैं, हुँ, ठीक है? फाइनेंशियली, मॉरली तो सबसे ज़्यादा हुँ, सपोर्ट हुँ, में है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स लाइन में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने मेरे को अपकमिंग गेम्स के लिए या फिर कुछ ऐसे टिप्स वगैरह दिए हैं, ठीक है? वो भी अभी तक कॉन्टैक्ट में हैं। हुँ, रही बात कोच, कोच मैं कभी नहीं बदलती। हुँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर आप एक अकेडमी में हो, हुँ, आपका मेडल नहीं है, वो कोच बदल देते हैं। हुँ, मुझे नहीं समझ आता क्यों कोच बदलते हैं वो। जो सबसे पहले मेरे
चंडीगढ़ स्टेडियम से मैंने स्टार्ट करी थी जर्नी। जो मेरे कोच थे वो रिटायर हो गए, तो वो तो बदलना ही पड़ा मेरे को। फिर उसके बाद कॉलेज गई। अब जो कॉलेज में मेरे कोच थे, अब चलो वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनसे किसी ने मतलब वो हमसे दूर हो चुके हैं। उसके बाद जो मेरे कोच मिस्टर ज़ुल्फ़कार खान, जो मैंने अभी बताया, उस टाइम से अभी तक कॉन्टैक्ट में है। वो जहाँ जाते हैं मैं वहीं प्रैक्टिस करती हूँ। वो पहले मोहाली में प्रैक्टिस करवाते थे, तो मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। रोज अप डाउन होता था, लेकिन कोच नहीं बदलना है। दूरी है कोई बात नहीं, पहुँच जाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे। सेम अभी भी जिस स्टेडियम में उनकी ग्राउंड में पोस्टिंग हुई है, अभी भी सेम डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर पड़ता है। मैं चंडीगढ़ के इस कोने में हूँ, वो ग्राउंड चंडीगढ़ के उस कोने में है। लेकिन करना उन्हीं के पास प्रैक्टिस मैंने है। तो अभी तक वही मेरे कोच है और इन फ्यूचर वही मेरे कोच रहेंगे। ठीक है? और यही है कि मैं कभी नहीं भूलती किसी को। वो आपकी वो बात है ना, इससे बड़ा कहते-कहते इंसान की फितरत ऐसी है, ये दिल, ज़मीन और जान बदल देता है। हाँ। और ना पसंद आए तो कई बार अपना भगवान भी बदल देता है। आजकल लोगों को वो भी है कि आज मेरे को यहाँ पे नहीं मिला तो आज मैं दूसरी तरफ चला। सही बात चलो है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका अगली बार गोल्ड मेडल आए तो हम दोबारा एक बार बैठेंगे। तो ज़रूर। बस थोड़ा-सा ये है कि अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस आप बढ़ाइए, ताकि लोगों को दिखिए, दिखेंगी तो वो कहते हैं ना, हर चीज़ सेलेबल हो जाती है। जब आप दिखोगी तो आपके लिए मदद के हाथ भी आएँगे, आपके लिए स्पॉन्सर्स भी आएँगे, और कौन जाने कब आप किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाओ। और जब ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ तो एक फिक्स इनकम भी आनी शुरू हो जाती है। चलो, सही तो बात ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली बार है। अगले थैंक मेडल के बाद गोल्ड मेडल पे। थैंक यू। यू। शुक्रिया।